नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमासरी गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 शुरू करेंगे। प्रबंधन के सिद्धांत, सामान्य, क्लासिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, जो हम लोग का लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो चैप्टर है यूनिट 2, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसका भी करीब 10 से 12 चैप्टर है। इसमें रुक्मणी का जो क्लास नोट्स है हम लोग इसी से कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 12 वीडियो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं और जिसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप लोग जो भी लोग अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और सबसे पहले आप लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसका 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, इसमें 25-25 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो हम थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं एक ही वीडियो में और उसका 25 एमसीक्यू भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नए लोग जितने भी है सबसे पहले आप लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आज से हम लोग यूनिट 2 शुरू करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का चैप्टर है। ठीक है, इसका भी 10 से 12 चैप्टर है इसमें, मतलब टॉपिक है। 10-12 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो रेगुलर वीडियो अब अपलोड होगा। ठीक है, और अब ऐसा लग रहा है कि एलईटी का भी संभावना है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर 13 में दिया गया है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। क्या है? पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, मतलब लाइब्रेरी का कैसे उसका मैनेजमेंट होगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर 13 में क्या है कि प्रबंधन के सिद्धांत, सामान्य, क्लासिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत है तो हर एक सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, पहला क्या है कि संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन की अवधारणा। क्या सब है? संगठन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, तो उसका क्या अवधारणा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है कि प्रबंधन की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुआ है। प्रबंधन का जो अवधारणा है, मैनेजमेंट का जो अवधारणा है, कैसे इसका विकास हुआ है, तो मानव सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुआ है। ठीक है, और यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मतलब बुद्धि से लिया गया जो भी चीज़ होता है कि किसको कैसे किस ढंग से मैनेजमेंट करना है हर एक चीज़ को। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ अगर अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उसको सही ढंग से अगर मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है। जैसे पढ़ना ही है तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। मैथ अलग पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग अलग पढ़ना पड़ता है, साइंस अलग पढ़ना पड़ता है, जीके अलग पढ़ना पड़ता है। तो सबका मैनेजमेंट करके जो होता है पढ़ाई, उसके बाद ही सक्सेस मिलता है। ठीक है, आप एक ही सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि इससे आपका फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए उसको मैनेजमेंट सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करके हर एक विषय पर सही तरीके से टाइम देकर उस चीज़ को अगर आप लोग करते हैं तो उसका क्या होता है कि सही रिजल्ट आता है। तो वही कह रहा है कि प्रबंधन की अवधारणा जो है मानव सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुआ है। ठीक है, मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ उसी तरह इसका भी विकास विकसित होते गया है। और यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बुद्धि से लिया गया प्रक्रिया। ठीक है, पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन है। पुस्तकालय क्या है? हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं पुस्तकालय का जो इतिहास है। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक संगठन है और जिसके बेहतर व्यवस्थापन के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब हुआ पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन है। ठीक है, तो उसके बेहतर व्यवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, प्रबंधन का आवश्यकता होगा। तो आप लोग समझ गए प्रबंधन। चलिए अगला क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्य और कार्यकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, कि इसमें जो जो कार्य है और जो कार्यकर्ता है तो उसके बीच क्या होता है? एक संबंध स्थापित किया जाता है कि ताकि कार्यकर्ता और जो कार्य है दोनों में एक अच्छा संबंध स्थापित करने के बाद क्या होगा कि कार्य भी सही तरीके से हो जाएगा और कार्यकर्ता का भी क्या होगा? सही तरीके से वो भी
सही रहेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कार्य और कार्यकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है संगठन में। संगठन प्रबंधन को कार्यान्वित करने में सहायक होता है। संगठन क्या करता है कि मैनेजमेंट को, प्रबंधन को कार्यान्वित करने में सहायक होता है और एक प्रबंधक के औजार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक प्रबंधक के औजार के रूप में कार्य करता है कौन? संगठन। चलिए आगे है प्रबंधन, मैनेजमेंट। यह एक ऐसी कार्यान्वित कार्य प्रणाली है जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्य पूरे किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अधीनस्थ जो कर्मचारी होगा उसके द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है। यह योजना बनाने में, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है कि योजना बनाने, संगठन निर्माण, आदेश देने, समन्वय स्थापित करने, मतलब रिलेशन एक दूसरे से अच्छा स्थापित करने में, उसको फिर नियंत्रण करने जैसी गतिविधियों से मिलकर बना है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है कि योजना बनाते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ अगर नया काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा काम है उसका क्या करते हैं हम लोग? योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम है 3 से 4 महीना बाद, तो उसका आप एक योजना बनाइएगा कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव लगाना है, किस तरह से थ्योरी पढ़ना है। तो एक योजना बनाना, संगठन निर्माण करना, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना, फिर उसको नियंत्रण करना, डिसिप्लिन बना के रखना, ये सब जो भी गतिविधियाँ हैं ये सब से मिलकर बना है क्या? प्रबंधन। चलिए अगला है, आप लोग समझ गए। आगे है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन क्या होता है? यह पूरे संगठन की प्रणाली के प्रशासन पर आधारित है। ठीक है, यह पूरे संगठन की प्रणाली के प्रशासन पर आधारित है। इसका कार्य नीतियाँ और योजना बनाना है। ठीक है, इसका क्या कार्य है प्रशासन का? इसका कार्य है नीतियाँ और योजनाएं बनाना है। ठीक है, जो उच्च स्तर का कार्य है। क्या है? जो उच्च स्तर का कार्य है। प्रबंधन का कार्य इन नीतियों को कार्यान्वित करना है। ठीक है, प्रशासन क्या करता है कि योजना बनाता है, नीतियाँ बनाता है, और प्रबंधन क्या करता है? इस कार्य को क्या करता है? लागू करता है सही तरीके से। ठीक है, नीतियाँ को कार्यान्वित करता है, उसको लागू करता है सही तरीके से। चलिए आगे है प्रबंधन की विचारधाराएं। प्रबंधन का क्या विचारधारा सब है उसको हम लोग सही तरीके से देखते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ है, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क्लासिकल प्रबंधन विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी। इसका कार्यकाल क्या है? 1880 से लेके 1920 तक कौन सा थ्योरी चला? क्लासिकल थ्योरी चला। ठीक है, क्लासिक प्रबंधन विचारधारा 1880 से लेके 1920 ईस्वी तक क्लासिकल थ्योरी चला। यह परंपरावादी विचारधारा है। ठीक है, यह परंपरावादी जो अब चलते आ रहा था उसी तरह से परंपरावादी विचारधारा है, जिसका उद्भव एडम स्मिथ के श्रम सिद्धांत से हुआ है। एडम स्मिथ के श्रम सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए आगे। इसका परंपरावादी विचारधारा है, तो क्लासिकल थ्योरी का उद्भव कहाँ से हुआ है? एडम स्मिथ के श्रम सिद्धांत से हुआ है। अगला पॉइंट है इसके प्रमुख विचारक कौन कौन हुआ? क्लासिकल थ्योरी का जो है मतलब कौन कौन सा प्रमुख विचारक है, कौन कौन इस थ्योरी को दिया है? तो हेनरी फ्योल दिया है, F.W. टेलर है और मैक्स वेबर है। ठीक है, 3 मैन है, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर और मैक्स वेबर। अगला है यह केंद्रीकरण प्रणाली और श्रम विभाजन पर जोर देता है। किस पे जोर देता है? केंद्रीकरण, ठीक है, सेंटर, और श्रम विभाजन पर जोर देता है। इसका 3 मुख्य सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रबंधन विधि और प्रशासकीय या नौकरशाही सिद्धांत। 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन सा है? वैज्ञानिक प्रबंधन हो गया, दूसरा हो गया प्रबंधन विधि, और तीसरा हो जाएगा प्रशासकीय या उसको नौकरशाही सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला कौन सा विचारधारा है, सिद्धांत है? तो नवशास्त्रीय सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इसका क्या है टाइम पीरियड? 1920 से लेके 1950 तक। कौन सा थ्योरी चला? न्यू क्लासिकल थ्योरी, नवशास्त्रीय सिद्धांत। यह मानवीय संबंधों, व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। न्यू क्लासिकल थ्योरी किस पे जोर देता है? मानवीय संबंधों, व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक है, इसके प्रमुख विद्वान कौन कौन सा हुआ? एल्टन मेयो हुआ, मैस्लो हुआ और हर्जबर्ग हुआ। 3 इसमें
कौन कौन सा है नवशास्त्रीय सिद्धांत में? प्रमुख विद्वान एल्टन मेयो, मैस्लो, हर्जबर्ग। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, इसी में कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, एल्टन मेयो, मैस्लो, हर्जबर्ग किससे रिलेटेड है? तो नवशास्त्रीय सिद्धांत से, नियो क्लासिकल थ्योरी से, 1920 से लेके 1950। ठीक है, अगला है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। कौन सा है? आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, 1950 से लेके वर्तमान अभी तक कौन सा थ्योरी चल रहा है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। यह पूरी तरह से कर्मचारियों के दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह किस पे जोर देता है? यह पूरी तरह से कर्मचारियों पर है। ठीक है, उसके दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह आर्थिक प्रभावशीलता, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानवीय तत्वों के विश्लेषण पर ध्यान देता है। ठीक है, किस पे देता है? आर्थिक प्रभावशीलता हो गया, कंप्यूटर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का हो गया, मानवीय तत्वों के विश्लेषण पर ध्यान देता है। कौन सा? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए आगे है प्रबंधकीय कार्य। ठीक है, प्रबंधकीय कार्य, पोस्ट कॉर्ब। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 आवश्यक कार्य बताए जिन्हें पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्ब जो है किसने दिया? तो लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब प्रबंधकीय कार्य है, पोस्ट कॉर्ब, जिन्हें पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। प्रबंधन के 7 आवश्यक कार्य है इसमें। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, जैसे पी का अलग होगा, ओ से क्या होता है, एस से क्या होता है, तो सबको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन पोस्ट कॉर्ब कौन दिया था? तो लूथर गुलिक ने दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पोस्ट कॉर्ब में पी से क्या होता है? नियोजन होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, पी से क्या होता है? नियोजन, प्लानिंग, भविष्य की योजनाएं बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना। पी से क्या होगा? नियोजन। और ओ से हो जाएगा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, कार्यों और दायित्वों का विभाजन कर संगठनात्मक संरचना तैयार करना। ठीक है, ओ से संगठन हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, कार्यों और दायित्वों का विभाजन कर संगठनात्मक संरचना तैयार करना। और तीसरा हो जाएगा एस, एस से हो जाता है स्टाफिंग, कर्मचारी व्यवस्था, कुशल और अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती करना और प्रशिक्षण और व्यवस्था करना। ठीक है, POS, डी हो जाएगा फिर डायरेक्शन, निर्देशन, संस्था के सदस्यों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर ले जाना, डायरेक्शन। ठीक है, और CO से हो जाता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कर्मचारी और विभागों के बीच पारस्परिक, एक सेकंड, क्या होगा? CO से कोऑर्डिनेशन, कर्मचारियों और विभागों के बीच पारस्परिक निर्भरता और तालमेल स्थापित करना। ठीक है, चलिए आगे है फिर पोस्ट कॉर्ब, CO तक हो गया था। अब है अगला आर, आर से हो जाता है रिपोर्टिंग। आर से क्या होता है? रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, उपलब्धियों और अनुपलब्धियों की सूचना उच्च अधिकारियों को देना, रिपोर्ट करना। ठीक है, प्रतिवेदन देना। अगला है बी, बी से हो जाएगा वित्त व्यवस्था, बजटिंग। बी से क्या होगा? बजटिंग, संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करना और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करना। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्प जो होता है उसका आपको फुल फॉर्म पूरा याद रखना है। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने दिया? तो लूथर गुलिक ने दिया। और उसका अलग अलग पूछ लेगा कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पी से क्या होता है? प्लानिंग होता है। ओ से ऑर्गेनाइजिंग होगा। एस से स्टाफिंग हो जाएगा। ठीक है, डी से डायरेक्शन हो जाएगा। CO से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। आर से हो जाएगा रिपोर्टिंग। बी से हो जाएगा बजटिंग। इस तरह से आपको फुल फॉर्म भी याद करना है। ठीक है, अगला क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। अगला क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक W. टेलर, FW टेलर ने किया था। कब किया था? 1850 से 1915 ईस्वी में किया था। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत किसने दिया? तो FW टेलर ने दिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परंपरावादी तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति को लागू करके उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना। जो परंपरावादी सिद्धांत जो चल रहा था उसको क्या किया? उसको हटा के वैज्ञानिक पद्धति लाया। ठीक है, और इससे क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगा। ठीक है, किसने दिया था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत? FW टेलर ने दिया था। और कब से कब तक था? 1850 से 1915। हेनरी फेयोल ने इसके 14 सिद्धांत प्रतिपादन किए। हेनरी फेयोल का
मतलब कितना सिद्धांत दिया है, तो 14 सिद्धांत। ठीक है। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, कर्मचारियों में विश्वसनीयता और योग्यता का विकास करना। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन करके कर्मचारियों में क्या करना है, विश्वसनीयता और योग्यता का विकास करना है। अगला क्या है, 14 सिद्धांत है, हम लोग 14 हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत है, 14 सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्या था, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। दूसरा क्या है, अथॉरिटी, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई अधिकार है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी लेना पड़ता है, तो अथॉरिटी। तीसरा हो जाएगा अनुशासन, डिसिप्लिन, संगठन के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक है, डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है, किसी भी संगठन कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। चौथा कौन सा है सिद्धांत, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टाफ है, अगर कोई अधिकारी आदेश दे रहा है तो फिर दूसरा अधिकारी उसको आदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ कि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होना चाहिए, कि कोई एक अधिकारी अगर आदेश दिया है स्टाफ को तो फिर दूसरा अधिकारी नहीं दे। तो यही कह रहा है, कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, न कि अलग अलग अधिकारी, तो कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा काम करेगा। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा और काम सही से नहीं हो पाएगा, संगठन अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए, आदेश का एकता होना चाहिए। पाँचवा है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही योजना के आधार पर संस्था का संचालन होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई योजना है तो उसके आधार पर ही संस्था का संचालन होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, कि एक डायरेक्शन में कोई योजना पे काम चल रहा है। चलिए आगे है, छठा क्या है, छठा है निजी हित को सामान्य हित से गौण्यता, निजी हित को सामान्य हित से गौण्यता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि संस्था का हित कर्मचारी के निजी हित से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई निजी हित भी है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कम करके संस्था का जो हित है, जो मास लेवल पे है, जो पब्लिक लेवल पे है, उसको क्या करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, ना कि निजी हित को ऊपर रखना चाहिए। अगला क्या है, सातवां, कर्मियों का वेतन, कर्मियों का वेतन, संतोषजनक वेतन कर्मचारियों को के उत्साह को बढ़ाता है। मतलब अगर आपका वेतन सही ढंग से मिल रहा है तो कर्मचारी को क्या होता है, काम करने में भी मन लगता है। ठीक है, संतोषजनक वेतन कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाता है। ठीक है। अगला है आठवां, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, इसमें संसाधनों की मितव्ययता और स्टाफ का संतुलन होता है। इसमें क्या होता है कि संसाधनों का मितव्ययता और स्टाफ का संतुलन होता है सेंट्रलाइजेशन से। अगला है नौवां, आदेश की श्रृंखला, स्केलर चेन, सूचना का संप्रेषण एक उचित चैनल के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, आदेश की श्रृंखला, स्केलर चेन में क्या होता है कि सूचना का संप्रेषण जो होना चाहिए एक उचित चैनल के माध्यम से होना चाहिए। अगला है क्रम व्यवस्था, ऑर्डर, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर होना चाहिए, ऑर्डर सही से होना चाहिए। ठीक है। अगला है इक्विटी, समानता, सभी कर्मचारियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, सभी के साथ क्या होना चाहिए, समान और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, ना कि स्पेशल, किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है और किसी के लिए मतलब अलग, ऐसा नहीं, समान व्यवहार, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, तब जाके काम होता है। चलिए अगला है 12 में क्या है, कार्यकाल की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इससे कुशलता और अनुभव में वृद्धि होती है। अगला क्या है 13 में, प्रोत्साहन, इनिशिएटिव, कर्मचारियों को वित्तीय और अवित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए, इनिशिएटिव देना चाहिए। और 14वां सिद्धांत क्या है, एकता एवं निष्ठा, स्पिरिट डी कॉर्प्स, कर्मचारियों में एकता की भावना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्मचारियों में एकता की भावना, यूनिटी होना चाहिए हर एक स्टाफ में। चलिए अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पुस्तकालय, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पुस्तकालय, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत पुस्तकालयों में भी प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत पुस्तकालयों में भी प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सा है, पहला है कार्यों का विश्लेषण, कर्मचारियों के कार्यभार का मूल्यांकन और विभाजन करना। अगला है श्रम विभाजन, कर्मचारियों को उनकी दक्षता के अनुसार कार्य सौंपना, जो कर्मचारी जिस काम में दक्ष है उसको उसी हिसाब से काम दे मिलना चाहिए। कार्य प्रणाली, कार्यों को क्रमबद्ध करना। ठीक है, और आजमाई हुई
पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है। अगला क्या है, अधिकतम लाभ, कम लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अगला क्या है, पारिश्रमिक प्रोत्साहन, अच्छे प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना। कोई स्टाफ अगर अच्छे से प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। अगला क्या है, समन्वय, कर्मचारियों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब अच्छा रिलेशन होना चाहिए कर्मचारी और उस विभाग से। ठीक है, तब जाके काम होता है, अच्छे से कोई भी संगठन चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हम लोग का प्रबंधन का सिद्धांत था, सामान्य, क्लासिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत जो था, हर एक चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग 25 MCQ देखते हैं। मॉडल क्वेश्चन जो था 25, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है मॉडल क्वेश्चन का। पहला प्रश्न क्या है, प्रबंधन का कार्य पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देश देना, समन्वय करना और संगठन की सुचारू व्यवस्था करना। यह परिभाषा किसने दिया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी फेयोल ने दिया था। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य पोस्ट कॉर्ड में CEO का क्या अर्थ है? तो CEO का क्या अर्थ होता है? कोऑर्डिनेटिंग होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, CEO का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, FW टेलर। ठीक है, FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक मानवीय संबंधों पर बल देती है और इसके मुख्य जनक एल्टन मेयो थे? एल्टन मेयो थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार विचारधारा। प्रबंधन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक मानवीय संबंधों पर बल देती है और इसके मुख्य जनक एल्टन मेयो थे? तो मानवीय व्यवहार विचारधारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल ने वैज्ञानिक प्रबंधन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो बताइए आप लोग, हेनरी फेयोल ने कितना सिद्धांत दिया वैज्ञानिक प्रबंधन का? तो 14 सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के सिद्धांत आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या तात्पर्य है? छठा नंबर प्रश्न है, प्रबंधन के सिद्धांत आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल के सिद्धांत एकता एवं निष्ठा का मुख्य भाव क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मचारियों में टीम भावना और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और प्रशासन में मुख्य अंतर क्या है? प्रबंधन और प्रशासन में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशासन नीतियां बनाता है और प्रबंधन क्या करता है? उसको कार्यान्वित करता है, लागू करता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य कमी क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य कमी क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कार्य के तकनीकी पक्ष को अधिक महत्व देकर मानवीय तथ्य को गौण कर देता है। चलिए, अगला प्रश्न है, शास्त्रीय प्रबंधन विचारधारा क्लासिकल थ्योरी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1880 से 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की सामाजिक प्रणाली विचारधारा के मुख्य विद्वान किसे माना गया है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का वह कार्य जिसके द्वारा लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाई जाती है, क्या कहलाता है? प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, नियोजन, प्लानिंग। अगला प्रश्न है, एक प्रबंधक के औजार के रूप में क्या कार्य करता है? एक प्रबंधक के औजार के रूप में क्या कार्य करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट। एक सेकंड, इसका
कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक प्रबंधक के औजार के रूप में, जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है कि एक प्रबंधक के औजार के रूप में कार्य करता है कौन? संगठन काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एक प्रबंधक के औजार के रूप में क्या कार्य करता है? तो संगठन। थ्योरी में संगठन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि इसका आंसर की जो है वो गलत है। ठीक है, बजट दिया गया ऑप्शन सी 13 का। एक प्रबंधक के औजार के रूप में क्या कार्य करता है? तो संगठन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी संगठन। और आंसर की में दिया गया है सी बजट। हमको लगता है गलत है। ठीक है, संगठन ही होगा। एक प्रबंधक के औजार के रूप में संगठन कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल का कार्य विभाजन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यों को समान रूप से विभाजित कर कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन में समानता इक्विटी का सिद्धांत का क्या अर्थ? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, किसी भी संस्था व संगठन के लिए वित्त की तुलना मानव शरीर में किससे की गई है? तो रक्त संचार से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्णय विचारधारा डिसीजन थ्योरी के प्रतिपादक किस विद्वान को माना जाता है? डिसीजन थ्योरी के प्रतिपादक किस विद्वान को माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन को। ठीक है, एच साइमन। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीय सिद्धांत नियो क्लासिकल थ्योरी किस पर जोर देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवीय आवश्यकताओं, व्यवहार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदेश की श्रृंखला स्केलर चेन सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? सॉरी, स्केलर चेन सिद्धांत का क्या अर्थ है? आदेश की श्रृंखला का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदेश और सूचना एक व्यवस्थित चैनल या श्रृंखला से संप्रेषण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या है कि 1950 के बाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निजी हित को सामान्य हित से गौणता का सिद्धांत क्या सिखाता है? निजी हित को सामान्य हित से गौणता का सिद्धांत क्या सिखाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संस्था का हित कर्मचारी के निजी स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में संगठन ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत क्या आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यों के आधार पर विभागों का निर्माण करना, जैसे संग्रह विकास, तकनीकी विभाग आदि। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प में एस का क्या अर्थ होता है? पोस्ट कॉर्प में एस का क्या अर्थ होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टाफिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंधकीय कार्य प्रतिवेदन रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधकीय कार्य प्रतिवेदन रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठन की उपलब्धियां एवं अनुपलब्धियों की सूचना उच्च अधिकारी को देना, प्रतिवेदन देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य सार क्या है? एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य सार क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरावादी कार्यप्रणाली में विज्ञान का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग का चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग थ्योरी भी देख लिए और 25 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोग का साथ रहा तो इस तरह से हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और आप लोग पढ़ते जाइए, क्योंकि अब उम्मीद है कि एलईटी लेने की संभावना है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अभी से अपना शुरू कर दीजिए।
तो चलिए, जो भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।